शिक्षा दर्शन में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाएं या परंपरा के विषय में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं भाषा विज्ञान के अध्ययन की दिशाएं। दोस्तों, इसे भाषा विज्ञान के अध्ययन की प्रणालियां भी कहते हैं। भाषा विज्ञान में एक भाषा, दो भाषाओं अथवा विविध भाषाओं का विशिष्ट अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हम लोग भाषा विज्ञान में एक भाषा से अधिक भाषाओं का विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। भाषा के उच्चारित या लिखित अथवा दोनों स्वरूपों का चिंतन किया जाता है। दोस्तों, इसमें भाषा का उच्चारित और लिखित दोनों रूपों में चिंतन किए जाते हैं। भाषा विज्ञान अध्ययन की कुछ प्रणालियां निम्नलिखित है। तो पहला प्रणाली है वर्णनात्मक पद्धति। जब किसी भाषा के विशिष्ट काल का संगठनात्मक अध्ययन किया जाता है तो उसे वर्णनात्मक अध्ययन कहते हैं। वर्णनात्मक पद्धति, इसमें जो है किसी भाषा के विशिष्ट काल का संगठनात्मक अध्ययन को किया जाता है, उसे वर्णनात्मक अध्ययन कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसी प्रकार का भाषा अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसी प्रकार का भाषा अध्ययन प्रस्तुत किया है। इसमें भाषा का संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण आदि की वर्णनात्मक समीक्षा करते हुए ध्वनि शब्द, वाक्य आदि पर विचार किया जाता है। दोस्तों, इसमें प्रसिद्ध विद्वान पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इस प्रकार भाषा अध्ययन का प्रस्तुत किए हैं और इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आदि का वर्णनात्मक समीक्षा करते हुए उन्होंने ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि पर भी विचार किए हैं। भाषा की सभी इकाइयों का अध्ययन करते हुए उनसे संबंधित नियम निर्धारित किए जाते हैं। इस पद्धति में भाषा की सीमित काल का ही अध्ययन होता है, फिर भी इसका प्राचीन काल में विशेष महत्व रहा है। इस पद्धति में भाषा के सीमित काल का अध्ययन होता है, फिर भी इसका प्राचीन काल में विशेष महत्व है। इस प्रकार के अध्ययन में भाषा के साधु असाधु रूपों का चिंतन करते हुए ध्वनि, शब्द आदि इकाइयों रूपी शरीरांग के साथ उसकी अर्थ रूपी आत्मा पर भी विचार किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस प्रकार से भाषा अध्ययन में साधु और असाधु दोनों रूपों पर चिंतन करते हैं और साथ ही ध्वनि, शब्द आदि इकाइयों का भी शरीरांग के साथ उसकी अर्थ रूपी आत्मा पर भी विचार किया जाता है। वर्तमान समय में वर्णनात्मक पद्धति को भाषा अध्ययन की ओर विद्वानों का विशेष झुकाव दिखाई पड़ता है। वर्तमान समय में वर्णनात्मक पद्धति के भाषा अध्ययन की ओर विद्वानों का अधिक झुकाव दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, ऐतिहासिक अध्ययन। दूसरा जो प्रणाली है दोस्तों, वो ऐतिहासिक अध्ययन है। इस पद्धति में भाषा विशेष के कालक्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत भाषा विशेष कालक्रम विकास का अध्ययन किया जाता है।
यदि किसी विशेष भाषा के कालों के विवरणात्मक अध्ययन को कालक्रम से व्यवस्थित कर दिया जाए तो ऐतिहासिक अध्ययन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी विशेष भाषा के कालों के विवरणात्मक अध्ययन को कालक्रम से व्यवस्थित कर दिया जाए तो इसे ऐतिहासिक अध्ययन कह सकते हैं या कहा जाएगा। भाषा विकास या परिवर्तन की विभिन्न धाराओं का अध्ययन इसी पद्धति से होता है। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में हिंदी का अध्ययन करना चाहे तो इसी पद्धति से वैदिक, संस्कृत, लौकिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं पर विचार करते हुए हिंदी भाषा का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं के विकास क्रम में हिंदी का अध्ययन यदि आप करना चाहते हैं तो इस पद्धति से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश भाषाओं पर विचार करते हुए हिंदी भाषा का अध्ययन किया जा सकता है। यदि हिंदी शब्दों का उद्भव और विकास जानना चाहेंगे तो संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ हिंदी का कालक्रमिक अध्ययन करना होगा। दोस्तों, यदि हिंदी शब्दों का उद्भव और विकास को जानना चाहते हैं तो इससे पहले आपको संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साथ हिंदी के कालक्रम का अध्ययन करना पड़ेगा। यथा जैसे कर्म संस्कृति, कम प्राकृत, काम हिंदी। भाषा चिर परिवर्तनशील है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा चिर परिवर्तनशील है। समय तथा स्थान परिवर्तन के साथ भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। समय के साथ जो है भाषा में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। समय समय पर भाषा की ध्वनियों, शब्दों तथा वाक्यों में नहीं, अर्थ में भी परिवर्तन होता रहता है। आगे कहा जा रहा है कि समय समय पर भाषा ध्वनियों के साथ शब्दों और वाक्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। वाक्यों के अर्थ में भी परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन हमें ऐतिहासिक पद्धति के अध्ययन से ही ज्ञान होता है। यह जो परिवर्तन है हमें ऐतिहासिक पद्धति के माध्यम से ज्ञात होता है, प्राप्त होता है। यह भाषा अध्ययन की महत्वपूर्ण पद्धति है। यह जो भाषा का अध्ययन है, यह महत्वपूर्ण पद्धति है। तीसरा पद्धति है तुलनात्मक पद्धति। भाषा अध्ययन की जिस पद्धति में दो या दो से अधिक भाषाओं की ध्वनियों, वर्णों, शब्दों, पदों, वाक्यों और अर्थों आदि की तुलना की जाती है उसे भाषा अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। दोस्तों, तुलनात्मक पद्धति इसमें दो या दो से अधिक भाषाओं, वर्णों, शब्दों, पदों, वाक्यों और अर्थों आदि की तुलना की जाती है उसे भाषा अध्ययन की तुलनात्मक पद्धति कहते हैं। इस अध्ययन के अंतर्गत एक भाषा विभिन्न कालों के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी विकासात्मक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कह रहे हैं कि अध्ययन के अंतर्गत एक भाषा के विभिन्न काल के रूपों की तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी
विकासात्मक स्थिति का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त कराते हैं। एक भाषा की विभिन्न बोलियों की समता विषमता जानने के लिए भी भाषा अध्ययन की इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। भाषा की विभिन्न बोलियों की समता विषमता को जानने के लिए भी भाषा अध्ययन की पद्धति का उपयोग किए जाते हैं। इसका प्रबल प्रमाण है कि प्रारंभ में इसके लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान का नाम दिया गया था। इसका जो प्रबल प्रमाण है, प्रारंभ में इसके लिए तुलनात्मक भाषा विज्ञान का नाम दिया गया था। यह भी सत्य है कि बिना तुलनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण अपनाए किसी नियम का निर्धारण अत्यंत कठिन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह सत्य है कि बिना तुलनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण को अपनाए किसी नियम का निर्धारण करना बहुत ही कठिन हो जाता है। भाषा परिवार के निर्माण में भी तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है। यदि भाषा परिवार के निर्माण कर रहे हैं तो इनमें भी तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक होता है। भाषा की सरलता या विशेषताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होता है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा की सरलता या विशेषताओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित करने के लिए तुलनात्मक अध्ययन का उपयोग करना बहुत ही उपयोगी हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भाषा विज्ञान के अध्ययन की परंपरा को बताया हूँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।